नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज अपने इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा कुछ समाचार पत्रों की कतरों में। दिल्ली का अति महत्वपूर्ण संस्थान एम्स के डाटा को हैकर्स ने चुरा लिया है। लगभग 4 दिनों के पूर्व घटी एक घटना में वैसे तो एम्स का सर्वर करीब 1 हफ्ते से डाउन चल रहा था, लेकिन एम्स प्रशासन ने ये बात आम लोगों से छिपाई। 4 दिन पूर्व जब इस सूचना की पुष्टि हो गई कि किसी ने एम्स के सिस्टम को हैक कर लिया है, तब इस घटना को बताया गया और कल हैकर्स ने एक मेल के जरिए एम्स के प्रशासन से 200 करोड़ रुपए मांगने की पुष्टि भी कर। निश्चित तौर पर एम्स जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के जो तकनीकी वॉइस रिकॉर्डर हैं या अन्य तरह के जहां डाटा कलेक्शन सेंटर रहता है, अति महत्वपूर्ण लोगों का वहां इलाज हुआ। करीब 5 करोड़ लोग का इलाज हो चुका है, जिसमें से अति महत्वपूर्ण लोग भी शामिल हैं। सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, कई मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी एम्स में अपना इलाज करा चुके हैं। लिहाजा इस घटना को साधारण नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इस घटना में हैकर ने तमाम व्यक्तिगत जानकारियाँ चुरा ली हैं। अब इस घटना के पीछे कौन है, सरकार इसकी जांच करने में लगी, लेकिन जितनी तकनीकी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए सरकार प्रयास करती है, उसकी सुरक्षा के लिए वो खास कुछ नहीं करती। अब इसके पीछे किन अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का हाथ है या देश के ही कुछ लोग इस घटना के पीछे, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। अभी पुलिस हालात जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन अगर मगर की घटनाएं अभी भी जारी हैं। एम्स प्रशासन हालांकि दावा कर रहा है कि अति महत्वपूर्ण डाटा अभी तक सुरक्षित है, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही हैक हुआ है, तब आप मान लीजिए कि स्थिति कहाँ तक खराब। श्रद्धा और आफ्ताब मर्डर केस में पुलिस ने आला नकब बरामद कर लिया और निश्चित तौर पर अब हम लोग आशा कर सकते हैं कि इस महत्वपूर्ण क्लू से ये घटना भी शीघ्र ही सुलझा ली जाएगी। वैसे तो ये घटना यहाँ जिस तौर पर सुलझी हुई है, लेकिन पुलिस अपने ओर से ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि हत्या आरोपी को कोई लाभ मिल सके। कल पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए करीब 1 सप्ताह से आफ्ताब अपने बीमारी का बहाना बना के टेस्ट को चलवाना चाह रहा था, लेकिन कल पॉलीग्राफ की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन एक घटना और घटी कि कल उसके वैन पर जब वो पुलिस उन्हें वापस ला रही थी, तो करीब जैसे ही वो रोहिणी स्थित लैब से बाहर निकला, वैन की तरफ पुलिस बिठाने जा रही थी,
तो 6 लोग तलवार लहराते हुए उसके भगे। पुलिस ने हालांकि उन्हें सुरक्षित किया और हवाई फायरिंग भी की। उनको खैर हालांकि चोट नहीं लगी, लेकिन ये घटना निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा इस घटना के पीछे अनाम से एक संगठन हिंदू सेना का नाम सामने आ रहा है। घटना के पीछे कोई भी कारण रहा हो, आफताब दोषी है, इसका फैसला अभी होना है। हालांकि आफताब ने कई राज कबूले हैं जिसमें वही दोषी प्रतीत हो रहा, लेकिन पुलिस ऐसी कोई ढील नहीं देना चाहती जिससे कि हत्यारोपी को कोई फ़ायदा मिले। इस प्रकार अभी तक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आफताब के पक्ष में न तो कोई मुस्लिम संगठन आया और न किसी ने ऐसा मांग की है कि जिससे कि सामाजिक तनाव बढ़े या अन्य कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो। लेकिन जिस तरह से कल लैब के बाहर हमला करने की बात सामने आ रही है, निश्चित तौर पर अब आप देखिए इसमें राजनीति भी होगी और कुछ मुस्लिम संगठन भी उसकी सुरक्षा के मांग को लेकर आगे आ सकते हैं। एक इसी तरह का एक श्रद्धा मर्डर केस के समान भी एक 30 मई को पांडव नगर में एक मर्डर हुआ था। पुलिस उसकी जांच कर रही थी। कल उस घटना का भी खुलासा कर दिया गया। रंजन दास को जिनकी की हत्या की गई थी और उनका शव भी टुकड़ों टुकड़ों में काट के रखा गया था, पुलिस ने उस घटना का खुलासा कर दिया है। 30 मई को घटी इस घटना में पुलिस ने उसकी पत्नी पूनम और उसके सौतेले बेटे दीपक को गिरफ्तार किया। इस घटना भी खुलासा भी हो गया। उस घटना के पीछे अवैध संबंधों की बात सामने आ गई। श्रद्धा मामले में भी कुछ ऐसी ही घटना समझ में आई थी कि आफताब का कई लड़कियों से संबंध था। इसी प्रकार रंजन दास की पत्नी ने आरोप लगाया था। योजना के तहत 30 मई को रंजन दास को दीपक, जो कि उसके सौतेला पुत्र है, उसने अपने आवास पर बुलाया, शराब पिलाई और आरोप है कि नशीली गोलियां खिला के उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव 10 टुकड़ों में काटा गया, जैसा कि दीपक ने प्रारंभिक जांच में पुलिस को बताया है। इसी प्रकार उसकी लाश को भी फ्रिज में रखा गया और इसके बाद दीपक और उसकी माँ रोज़ दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में उस लाश के टुकड़ों को फेंकने रात 2 बजे जाते थे। पुलिस को इस घटना का भी मजबूती से तफसील से उसकी जांच करनी है, क्योंकि उनको टुकड़ों को भी बरामद किया जाना है। तो हम और आपने देखा होगा कि इस घटना में जो कि प्रेम विवाह संबंधी घटनाएं होती हैं, ये शुरू में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में इसका अंत दुखद ही होता है। जैसे श्रद्धा के मामले में हुआ कि उसने अपने परिवार से विरोध लेकर आफताब को अपनाया था, लेकिन आफताब ने क्या किया कि उनको 35 टुकड़ों में बांटा। इसी प्रकार रंजन दास ने भी प्रेम संबंध हुए थे पूनम से। हालांकि उनका पहले से ही एक पुत्र था, लेकिन इसके बावजूद भी बाद में ऐसे आरोप लगे कि रंजन दास के अन्य लोगों से भी संबंध हैं।
इस बात को लेकर पूनम ने और उसके सौतेले बेटे ने एक योजना बनाई और योजना के तहत उनको अपने रास्ते से तो ये समाज को ये सोचना होगा कि अब जो समाज में निरंतर ये कमियां आती जा रही कि आदमी अब वैध संबंधों पर उतना विश्वास नहीं करता, माँ बाप जो करें उन पर उतना विश्वास नहीं करता। आपने देखा होगा कि कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि ज़िंदगी भर माँ बाप पालन पोषण करते हैं और वो युवक और युवतियाँ निश्चित तौर पर जिन्हें कि माँ बाप की सरपरस्ती में रहना चाहिए और उनके अनुसार करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बालिग होते हैं तो ऐसा कदम उठा लेते हैं। हालांकि इस कदम में उन्हीं को पछताना पड़ता है, लेकिन मेरा तो ये निवेदन रहेगा कि ऐसे युवक युवतियों को उनको ढील तो दी जाए, उन्हें स्वतंत्रता तो दी जाए कार्य करने के लिए, लेकिन उनकी गतिविधियों पर भी निगाह रखी जाए, जिससे कि ऐसा कोई काम ना हो जो समाज की दृष्टि में हेय हो और जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना। जय हिंद, जय भारत। आशा है आप लोगों को भी अगर कोई घटना ऐसी संदिग्ध दिखती है, निश्चित तौर पर वो पुलिस की राय लें और उनकी शिकायत जरूर करें। अगर कोई अचानक कोई भले ही आपका प्रेम विवाह हुआ या प्रेम संबंध रहे, अगर आपको कुछ दिखता है तो कानूनन उसका निराकरण करें, खुद में जज न बने और खुद कोई ऐसा कदम न उठाएं जो बाद में आगे चल के परेशानी का सबब बने। जय हिंद।